कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था। प्रतिबल सीखा था, विकृति सीखा था, स्टोरिंग रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीख चुके थे। इसके बाद यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये सारी चीज़ें सीखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़े थे। तो आज देखेंगे कि जब भी हम किसी वायर या तार को खींचते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उस पर प्रतिबल लगाना पड़ता है, स्ट्रेस देना पड़ता है, जिससे के कारण उसमें क्या आती है, विकृति आती है। और इस विकृति के कारण आपको पता है, जब भी आप किसी भी तार या किसी भी वस्तु पर आप प्रत्यानयन बल किसी भी प्रतिबल लगाते हैं तो उसके अंदर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जो उसको पुरानी पोजीशन या साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है, जिसके कारण, और आप चूंकि उसके विरुद्ध खींच रहे होते हैं, तो आप जो भी कार्य करते हैं वही कार्य क्या किसके रूप में स्टोर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और चूंकि इसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे प्रत्यानयन बल आरोपित होता है। क्योंकि आपको पता है, जब भी आप किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं प्रतिबल लगाकर, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आणविक बल कार्य करता रहता है, जो उसको साम्य पोजीशन पर लाने का प्रयास करता है। आपको पता है, जब बाहर की ओर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर जो प्रत्यानयन बल आरोपित होगा वो किधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। और जब आप किसी भी वस्तु को संपीडित करते हैं या संपीडक प्रतिबल लगाते हैं दबाने के लिए, तब प्रतिबल किधर की ओर जाना, प्रत्यानयन बल किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगता है। तो ये आपको पता हो गया, वो हमेशा विपरीत ही आरोपित होता है, क्योंकि वो उस वस्तु को उसी पोजीशन में रखना चाहता है। तो आप जब भी वस्तु तार को खींचते हैं तो उसी प्रत्यानयन बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। तो अब चूंकि ये कार्य अगर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित है, तो आप इसका कभी भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कैसे होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी में आपने एक लिमिट पढ़ी है कि अगर आप उसको छोड़ेंगे इलास्टिक लिमिट के भीतर, वो पुनः अपनी पोजीशन में आ जाएगा। हमने धनुष में बाण चढ़ाया तो क्या किया, उसको प्रतिज्ञा को ऐसे खींचते हैं और जैसे ही छोड़ेंगे वो पुनः पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। क्योंकि अब जब उसको हम खींच रहे होते हैं तो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और यही वर्क जब भी मैं उसको अनलॉक करूंगा, छोड़ूंगा, वो क्या करता है, तीर को आगे ले जाता है। तो क्या करता है, तीर कुछ ना कुछ वर्क करती। क्यों करती, क्योंकि हम उसके अंदर पहले से एक ऊर्जा स्टोर कर चुके होते हैं और वह ऊर्जा अनादिकाल तक की बनी रह सकती है। क्यों, क्योंकि मैं अगर इसको खींच के रख लूं और मैं अगर इसको 10 साल बाद छोड़ूंगा तो ये कितने साल बाद वर्क करेगी, 10 साल बाद वर्क करेगी। तो आप एनर्जी को इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उस पहलू की बात ना करते हुए केवल हम यहाँ पे केवल उस जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में बात करते हैं। किसके भीतर, इलास्टिक लिमिट के भीतर। हमने कहा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर, खींचे हुए तार में या तानित तार में जो ऊर्जा संचित होती। तो आप लोग क्या बताएंगे, जब भी आप किसी तार पर क्या लगाते हैं, तार को खींचते हैं, जब तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, किसी तार को खींचने में, किसी तार को खींचने में, तार को खींचने में प्रत्यानयन बलों के विरुद्ध किया गया, प्रत्यानयन बलों के विरुद्ध किया गया कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, संचित हो जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मान लीजिए आप कोई भी अगर एक वायर लेते हैं, मैं एक वायर लेता और उसको खींचता, तो मैंने एक वायर बना दिया। इस वायर का ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है, और वायर की लंबाई कितनी है, अगर हम मान लेते हैं प्रारंभिक लंबाई इसकी कितनी है, l थी, कितनी है, l। और अभी हमने खींचा नहीं, तो जब खींचा नहीं, खींच के हमने बढ़ाया कितना, स्मॉल l बढ़ा दिया, तो लास्ट वाली लंबाई आपको पता है कितनी हो जाएगी, l प्लस l। लेकिन जब खींचा नहीं तो उस समय इसकी वृद्धि क्या थी, वृद्धि का मतलब कोई भी विकृति या इसमें स्ट्रेन नहीं था, तो हम कहेंगे उस समय 0 थी। और जब हमने इस पे स्ट्रेस लगाया, प्रतिबल लगाया, तो इसकी लंबाई बढ़कर कितना हो गई, l बढ़ गई। तो 0 से l तक की हमने बढ़ाया, ये बात की बात है। और चूंकि इसी को 0 से l तक की बढ़ाने में हमको क्या करना पड़ता है, प्रत्यानयन बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। हम बाहर की ओर लगाते हैं और प्रत्यानयन बल अंदर की ओर आरोपित होता है। जैसे इसको छोड़ते हैं, प्रत्यानयन बल इसको उसकी पुरानी पोजीशन पे लेके चला जाता है।
तो जब हमने लगाया एल विकृति इसको दी, तो हमने कहां से कार्य किया, 0 से एल तक की केवल विस्थापित किया, पूरा विस्थापन ना लेना, क्योंकि तो इसका मतलब कार्य कितना होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कितना लगाया हमने कहा, मान लीजिए उसमें स्ट्रेस हम कितना देते हैं, एफ का देते हैं नीचे की ओर, और एफ होता क्या है, हमने वेट लटकाया, वेट एफ बराबर अगर कोई बात करे तो आप कहेंगे mg, नीचे की एम मास है, जी नीचे लगा हुआ तो mg लटका रहे हैं। और ये वेट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बढ़ाते जाते हैं। लैब प्रैक्टिकल में आपको पता है, तार उसमें आप प्रैक्टिकल लैब में गए होंगे तो देखे होंगे तार खींचा होता है, सामने वर्नियर कैलिपर्स लगा होता है और उस पर वेट रखते जाते हैं और वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग मेजर करते जाते थे। ये सब आप किए होंगे, सभी बच्चे करते हैं, या नहीं तो आपको दिसंबर तक की मौका देते हैं जाने के लिए, अगर जिन विद्यालयों में लैब होगी। जहां नहीं है वो किताबी रटन तरीका जो है उससे याद कर लेंगे। तो 0 से एल तक की बढ़ाते हैं, हमने बढ़ाया, तो इसको बढ़ाने में चूंकि आपको पता, अगर कोई कहे कार्य कितना करना पड़ा, तो आप कार्य बचपन में पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़े, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, मतलब एफ और जो विस्थापन हुआ है, तो यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ है एल, तो इसी के आधार पे निकाल लेंगे और यही किसके रूप में संचित होगा, यू के रूप में। तो एफ इंटू एल की प्रक्रिया बनानी है, एफ की कितनी वैल्यू होगी इसको हम निकाल लेंगे और जो जो वैल्यू होगी उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो हमको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे एफ बराबर कितना हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन होगा, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो चूंकि कार्य कितना करना पड़ा है वो उसको हम बाद में निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो भी विकृतकारी बल एफ लगाने पर उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होती है। हम विकृतकारी मतलब जो भी स्ट्रेन होता है, विकृतकारी बल एफ लगाने पर तार की विकृति 0 से एल तक होती है। अतः ये जो एफ है आप इसको निकालेंगे तो आप कहेंगे एफ बराबर कितना होगा। तो आपने बचपन में सीखा था, क्या सीखा था कि गामा आपने यहाँ से निकाला था, क्या होता था, एफ अपान ए होता था। ये आप पढ़े हैं, प्रतिबल ये आप लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। ये गामा को आप लोग क्या पढ़े थे, मैं पूरा लिख देता हूँ, प्रतिबल बटे विकृति लिखे थे, प्रतिबल बटे विकृति। और इसी प्रतिबल को अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से हमको पता है प्रतिबल में क्या लिखते थे, इधर लिख दिया जाए, चूंकि गामा बराबर प्रतिबल कितना लिखते थे, एफ अपान ए लिखते थे, और विकृति को आप लोग एल अपान कैपिटल एल, क्योंकि यहाँ पे कितनी विकृति हुई, एल हुई है, पहले मूल कितनी थी, कैपिटल थी। तो यहाँ से केवल इस एफ को निकालना है, तो आप ये एफ निकालिए, तो आप पूरा कैलकुलेशन करके एफ निकाल लेंगे। और मैंने पिछले दिन निकाला भी था, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एफ एल होगा। मैं एक कैलकुलेशन एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, तो एफ एल अपान ए एल इक्वल टू गामा। अब ये एफ निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं एफ बराबर गामा इंटू ए एल, और एल ये जो कैपिटल वाला है कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो हमने इसको ढंग से लिख लिया। तो यही लिखने के बाद अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, एल और एल को ऐसे लिख लें और ढंग से करते हुए तो हम लोग कहेंगे गामा नहीं, वाई ए एल अपान ए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एफ बराबर वाई ए, वाई क्या है, यंग मॉडुलस है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। तो वाई ए एल अपान एल हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछा जाए जो कार्य किया गया है, कितना कार्य किया गया है, 0 से एल तक की बढ़ाने में किया गया कार्य। अच्छा बताइए कितना कार्य करना, छोटी सी विकृति देंगे तो कितना कार्य करेंगे, छोटा काम करेंगे, एकदम छोटा सा काम करेंगे। उस कार्य को करने में आप कितना, हमने कहा बहुत छोटा विस्थापन, हम मान लो पूरा हमने कहा एल तक ही किया, हम कहते हैं एकदम छोटा सा निकालते इसमें से, ये छोटा, तो पूरी विकृति कितनी थी, एल। तो अगर ये छोटा सा कितना हो जाएगा, डीएल। अवकलन की भाषा में आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ, एकदम छोटी सी लेंथ ले रहे हैं तो इसको कितना लिखेंगे, डीएल। अच्छा, तो इस छोटे से विकृति करने के लिए कितना काम करना पड़ा होगा, छोटा काम करना पड़ा होगा, तो वो कितना कार्य होगा, डीडब्ल्यू होगा। कितना होगा, डीडब्ल्यू होगा। तो डीडब्ल्यू कितना हो जाएगा, एफ इंटू डीएल होगा। लेकिन आपको तो इतनी विकृति नहीं चाहिए, आप विकृति कितनी करते हैं, इस छोटे से भाग से लेकर पूरी विकृति करते हैं। अर्थात हम कितना करते हैं, 0 से चालू करते हैं, एल तक पहुंचते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का पार्ट आता है, आप लोग समाकलन में पढ़ेंगे। जब कहीं से चालू करें, 0 से लेकर एक लिमिट दे दी जाए, x y z जहां तक की करना पड़े, तो यहाँ कहां तक की करना पड़ रहा है, एल तक।
तो ये आता है समाकलन की भाषा में। तो आप कहेंगे इसको कहाँ से करना है, 0 से L तक की। और आपने मैथ में थोड़ी सी समाकलन पढ़ी होगी तो ये लिमिट वाली चीज आपको पता होगा। तो हम कह देंगे 0 से कहाँ तक करते हैं, L तक। तो संपूर्ण कार्य आपसे जब निकालना पड़ जाए तो यहाँ पे एक समाकलन, कौन सा चिन्ह होता है, समाकलन का होता है। कहाँ से, 0 से L तक की करते हैं, 0 से L तक की करते हैं। और चूंकि हम लोग लिखेंगे FDL लिखेंगे, और अब F की वैल्यू यहाँ से आप लोग उतार लीजिएगा, FAL अपान L इंटू DL, ये DL हो गया। और देखो समाकलन में ये होता है, जो चीजें कांस्टेंट होती कभी नहीं बदलती हैं उनको हम इस समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या नहीं बदलेगा, यंग मॉडुलस आपको पता है, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी, ये y आपका बाहर निकाल लेंगे। एरिया जो पहले था वो फिक्स है, उसको बाहर निकाल लेंगे। और L अपान L में आपको पता है ये तो बदलता है, स्मॉल L बदल रहे हैं, DL को L तक की ले जाना, तो ये आप बदलेंगे, लेकिन कैपिटल L तो पहले फिक्स था, तो वो उतनी चीजें नहीं बदलती, तो हम उनको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बाहर निकालते हैं, तो मैं इस लाइन को मिटा देता हूं यहाँ पे, और क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे। तो W बराबर गामा, सॉरी y, ये याद रखिएगा, ये बचपन से आदत बन गई और अभी तक छूटी नहीं है। YA अपान कैपिटल L ये रहेगा, और बाकी ये कहाँ चला जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर। और मैंने फार्मूला इंटीग्रेशन का लिख दिया है, वो आप लोग याद रखेंगे। L अपान ये क्या है, LDL। यहाँ पे देखो, अगर फार्मूला कराया जाए, x dx का फार्मूला होता है x की पावर n dx, मतलब जितनी पावर होगी उसमें पावर 1 जोड़ देंगे, अपान जितनी पावर ऊपर है उसमें प्लस 1। तो यहाँ केवल l लिखा हुआ तो हम l की पावर 1 लिख सकते हैं। फिर dl मतलब dx, x dx, इसका मतलब l की पावर कितनी, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। ये लाइन थोड़ी सी मैं इसको बढ़ा के लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि l की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, इसका मतलब 1 1 कितना हो जाएगा, 2, L स्क्वायर हो गया, नीचे 2 हो गया। ठीक है, तो इस लाइन को मैं हटा के पूरा यही लिख देता हूँ। फिर आप देखो, जो लिमिट होती है इनको फिर ब्रैकेट में करके हम लोग लगाते हैं। YA अपान L इंटू L स्क्वायर अपान 2 इंटू लिमिट लगाई जाती है नीचे से, ये है ना। तो अब लिमिट का क्या तरीका होता है कि लिमिट कैसे हटाते हैं, तो हम लोग करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कैसे होता है, मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, बुक में डायरेक्ट लिखा गया है YA अपान L इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार अपर लिमिट रख के सॉल्व करना होता है, एक बार लोअर लिमिट। क्योंकि लोअर में तो 0 है तो यहाँ पूरा ऊपर 0 रखेंगे L की जगह, अपर में L ही रखना है, L ऊपर है तो L ही रखेंगे, तो L स्क्वायर ही होगा। तो हम लोग लिख सकते थे L स्क्वायर अपान 2 माइनस लोअर लिमिट, ये 0 ही आता, और सॉल्व करते ब्रेक, ये लिमिट हट जाती, वो पूरा सॉल्व करने के बाद आपका वही आता। तो आप लोग कितना लिख लेते, YA अपान L इंटू L स्क्वायर अपान 2। और ये 2 जो था इसको हम लोग ढंग से लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले 1/2 लिख लेते हैं। तो 1/2 YA अपान L इंटू L स्क्वायर। ठीक, अब L स्क्वायर था, हम लोग एक L से और मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे भी L स्क्वायर हो जाएगा, और L स्क्वायर हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, पूरे को ब्रैकेट चढ़ा के लिख लेते हैं। और चूंकि एक L नीचे डिवाइड कराए थे तो एक मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा मैथ में बैलेंस करने के लिए। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो ये क्या है, L अपान क्या है, L क्या है, ये कौन सी लंबाई है, बढ़ी हुई लंबाई, और ये कौन सी, प्रारंभिक लंबाई। तो आपको पता है लंबाई में परिवर्तन है, भिन्नात्मक परिवर्तन बटे मूल लंबाई। आपको पता है क्या होता है, विकृति होता है। तो आप क्या लिखेंगे, विकृति का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं इधर की चीज मिटाता हूँ और इसको भाषा का रूप देते हुए हम लोग लिखना चालू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, W बराबर 1/2 YA, और एक हम इसके साथ लिख देते हैं। तो y को हम लोग क्या लिखते हैं, यंग प्रत्यास्थता ना, यंग गुणांक है ना, तो इसको y भी रहने दो। फिर क्या लिखते हैं, L अपान L मतलब विकृति, इसको क्या लिख लेते हैं, विकृति का स्क्वायर लिखा हुआ है, इंटू AL, A को इसके साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, AL होगा। AL का मतलब ये तुम्हारा क्षेत्रफल इंटू आयतन। ये ऐसे मान लीजिए वायर था आपका, ये A था, ये लंबाई था, बेलन का सूत्र पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो ये क्षेत्रफल नीचे का जो होता है और लंबाई गुणा कराते हैं तो क्या आता है, आयतन आता है।
तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू आयतन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आयतन। और y आपको पता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको हम क्या लिखते हैं, प्रतिबल बटे विकृति। तो हम इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख लें, प्रतिबल बटे विकृति। तो एक विकृति से विकृति आप काटेंगे तो यहाँ पे अब क्या लिखा गया है, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। और चूंकि आपने जो ये वर्क किया है यही तो किसके रूप में संचित होती, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे W बराबर U, चूंकि W बराबर U, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे U बराबर 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। अब आयतन में इसलिए नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि प्रति एकांक आयतन वाले। अगर हम यहाँ पे लिख दें प्रति एकांक, तो हम प्रति एकांक का मतलब आयतन को 1 यूनिट ले लेंगे, तो 1 रखोगे तो कितना बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे वही हो जाएगा। लेकिन लाइन क्या लिखनी पड़ेगी, प्रति एकांक आयतन वाले तार में, खींचे हुए तार में संचित स्थितिज ऊर्जा, संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और बोर्ड में कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा नहीं आता, लेकिन जब भी आता है इनसे कुछ सवाल भी लगते हैं, तो आपके न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्नों में भी इनके यूज होते रहेंगे। इसके बाद हम लोग अब एक क्लास केवल और लेक्चर की करेंगे, उसके बाद 2 वीडियो आपके बनेंगे न्यूमेरिकल के, आंकिक प्रश्नों के। फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर कदम बढ़ाएंगे, जो चैप्टर आपका है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।